पदार्थ प्रतिपदार्थ विज्ञान इतनी तेजी से उन्नति कर रहा है कि आज जिस सिद्धांत को सही ठहरा रहा है जरूरी नहीं कि भविष्य में वह सही ही हो। समय समय पर सिद्धांत बदलते रहते हैं और नए नए आयाम लेते रहते हैं। अपने समय के विख्यात वैज्ञानिक गैलीलियो ने ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मानने से इनकार कर दिया था। वे पृथ्वी के आकर्षण शक्ति को एक ग्रह पिंड की आकर्षण शक्ति मानते थे। वही शक्ति एक दूसरे को आकर्षित व प्रभावित करती है और वे एक दूसरों के साथ बांधे हुए हैं। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने भी काफी देर के बाद यह स्वीकार किया कि ग्रहों के बीच गुरुत्वाकर्षण की बंधन श्रृंखला है। सभी ग्रह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड द्रव्य का घनीभूत महापिंड के रूप में था। नाभिकीय कणों का सघन संपूंजन था। महापिंड जब सघन होता चला गया तभी महाविस्फोट हुआ और द्रुत गति से विस्तार होने लगा जो अनवरत चल रहा है। उसी से मंदाकिनी, निहारिकाएं बनी, ग्रह पिंड और नक्षत्र बने। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि दूरस्थ आकाश गंगाएं हमसे लगातार दूर होती जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फ्रेड हायल ने ही सर्वप्रथम यह खोजा था कि आकाश गंगाएं पृथ्वी से दूर हट रही है। इससे कुछ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, लेकिन हायल का कहना था कि पुरानी मंदाकिनियां जो दूर भागती दिखती है और अस्तित्वहीन होती रहती है, इससे ब्रह्मांड की पिंड संख्या स्थिर रहती है और घनत्व अपरिवर्तित रहता है। आज के वैज्ञानिकों का मत है कि प्रारंभ में प्लाज्मा रूप में विश्व ब्रह्मांड का समस्त द्रव्य एकत्र था, वह संतुलन की स्थिति थी। धीरे धीरे असंतुलन आरंभ हुआ होगा। प्लाज्मा के कणों तथा प्रतिकणों यानी एंटीमैटर के महाविस्फोट हुए। इससे फोटोन कणों से परमाणु बने। जैसे जैसे समय बीतता गया परमाणु घनीभूत हुए, उन्हीं से क्रमशः विविध आकाश पिंड अस्तित्व में आए। यह परिकल्पना आल्फवेन और क्लाइन वैज्ञानिक की है। इसी आधार पर कणों यानी मैटर और प्रतीकों यानी एंटीमैटर के खोज की महान शुरुआत हुई। कणों तथा प्रतीकों के ही आधार पर द्रव्य और प्रतिद्रव्य की धारणा पुष्ट हुई। गोल्डहानी ने एक शोध के दौरान यह सिद्ध करने की कोशिश की, पुंजीभूत द्रव्य का महापिंड जब विखंडित हो गया और विखंडित होते ही दो विश्वों में बंट गया, एक द्रव्यमय विश्व और दूसरा प्रतिद्रव्यमय विश्व। वैज्ञानिक गोल्डहानर व उनके अन्य सहयोगी वैज्ञानिक सर्वथा भिन्न प्रतिद्रव्य की कल्पना करते हैं, जो कुछ भी उनके अनुसार दृश्य विश्व ब्रह्मांड में प्रतिद्रव्य वाली आकाश गंगाएं अस्तित्व में है। किंतु हमें उनका ज्ञान अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी मात्र हम आकाशीय ग्रहपिंडों से उत्सर्जित विकिरण अथवा प्रकाश किरण द्वारा ही उन पिंडों के बारे में जान पाए हैं। द्रव्य प्रतिद्रव्य का विकिरण एक जैसा ही होता है, हम उसे अलग से पहचानने में अभी असमर्थ हैं। प्रयास जारी है। अभी हाल में ही अमेरिका ने कुछ ऐसे यंत्र समुद्र की गहराई भी लगाए हैं जिससे प्रतिद्रव्य यानी एंटीमैटर को पकड़ा जा सके। उनका कहना है कि एंटीमैटर इतना तेज है कि वह सेकेंडों में किसी भी ठोस वस्तु से आर पार हो जाता है, लेकिन एंटीमैटर का आभास हो चुका है। जल्दी ही इसका रहस्य संसार के सामने आएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का विश्वास है। वैज्ञानिक फैन मोर के अनुसार ब्रह्मांड व्यापी प्रति पदार्थ के अति सूक्ष्म घटक पार्टिजोन समय से पीछे भी चलते हैं। उसका प्रवाह भविष्य की ओर न होकर पीछे की ओर भी लौटता है, जो रहस्य की बात है। अंतरिक्षवेत्ता फ्रेड हायल का कहना है कि समय आमतौर पर जिस प्रकार वर्तमान से भविष्य की ओर चलता है, उसी प्रकार सिद्धांततः वह भूतकाल की ओर भी गतिशील हो सकता है। टाइम मशीन की यही परिकल्पना है। अंतरिक्ष विज्ञान के शोधकर्ता इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अपने सौर मंडल में तो न सही पर अनंत आकाश में ऐसे कितने ही ग्रह हैं जो पदार्थ से नहीं प्रति पदार्थ से बने होंगे। उन भरे हुए परमाणुओं को टेक्योन नाम दिया गया है। हो सकता है वहां के निवासी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हों।
उनका विज्ञान हम लोगों से ज्यादा उन्नत हो। जिस तरह पदार्थ का अस्तित्व पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, उसी तरह प्रति पदार्थ का भी अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में फैला होगा। जिस प्रकार पदार्थ के कारण यह जगत दृश्य जगत है, उसी प्रकार प्रति पदार्थ के कारण वह जगत अदृश्य जगत है। हो सकता है वह जगत अदृश्य रूप में हमारे आसपास हो, जिसका आभास हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। प्राचीन योगी साधकों को ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी अभौतिक सत्ता के कारण से। समाधि की अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उस लोक से संपर्क कर असीम ज्ञान को होते थे उपलब्ध। वैश्वानर जगत की परिकल्पना उसी अदृश्य सत्ता को माना है प्राचीन योगियों ने। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में वैश्वानर जगत का उल्लेख मिलता है, जो दृश्य जगत से परे है, अदृश्य सत्ता है। वैज्ञानिक का मत है कि हम लोगों का प्रतिरूप है। जो जैसा हम करते हैं उसी तरह वहां भी हो रहा है। हो सकता है कि वह प्रतिद्रव्य पदार्थ से बना हो और हमसे ज्यादा उन्नत हो। ज्यादातर वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि उन्हें खोज करने अथवा उन्होंने जो भी चमत्कारिक आविष्कार किए वह उन्हें स्वप्न के माध्यम से लाक्षणिक रूप से प्राप्त हुआ। जब उन्होंने एकाग्र भाव से स्वप्न के लाक्षणिक संकेतों का अध्ययन किया तो उनके आविष्कार का मूल स्रोत निकला। जैसा कि ऊपर संक्षेप में वैज्ञानिकों के बारे बतलाया गया। आज प्रतिद्रव्य पदार्थ पर शोध चल रहा है। हो सकता है भविष्य में इसके बारे में और भी जानकारी मिल सके। जहां तक मेरा मानना है कि प्रतिपदार्थ ही अभौतिक सत्ता है, जहां मानव शरीर से अलग होने के बाद सूक्ष्म शरीर द्वारा वहां निवास करता है। अब कुछ अन्य तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। चेतन मन का वाहक शरीर है। मन के बार बार किसी कार्य को करने को कहता है। शरीर सक्रिय हो जाता है। शरीर के माध्यम से मन अपना कार्य अथवा अपनी इच्छा पूर्ण कर लेता है। एक सन्यासी से सत्संग के दौरान मैंने पूछा, महात्मा मन को कैसे साधा जाए? सन्यासी ने हंसते हुए बोले, मन का वाहक शरीर है। मन जितना कहे, मन जितना चंचल हो, अगर आप शरीर को निष्क्रिय कर देंगे धीरे धीरे मन की चंचलता कम हो जाएगी। मन को शांत रखना है तो शरीर को मन के अनुसार न चलने दे, धीरे धीरे मन खुद ही शांत होने लगेगा। उसकी भूख शांत होगी। यह बात तो मन की है। उसी प्रकार हमारे आंतर मन की सीमा असीमित है। अतीत की गहराइयों में जाना हो या हो भविष्य के अनंत सागर में जाना हो, उसके लिए समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। मानव मन जब किसी विचार को बार बार दोहराता है अपने मन में, तो धीरे धीरे मन उस विचार की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि विचार भी एक ऊर्जा का ही रूप है। जब मानव सो जाता है तब वही विचार एक झटके से अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। अवचेतन मन का वाहक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अवचेतन मन उन संभावनाओं को तलाशने लगता है। जैसा कि मानव मन चाहता है, वह अतीत की घटना हो या हो भविष्य की। जब वैज्ञानिक किसी खोज में लगातार डूबे रहते हैं तो उनका मंथन चलता रहता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता। जब निद्रा की अवस्था में अवचेतन मन उनके विचार को लेकर भविष्य की अनंत सीमा में प्रवेश करता है, तब तत्काल उन्हें उनके शोध का समाधान सूत्र के रूप में मिल जाता है। वह भविष्य के ज्ञान के उस भंडार या जगत में पहुंच जाता है जहां हमारी सोच नहीं है। आज नहीं तो कल वैज्ञानिक इस रहस्य को जान जाएंगे। आंतर जगत में प्रवेश कैसे किया जाए और वहां के ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक विकट प्रश्न है। रामायण और महाभारत काल में मंत्रों का युग रहा और आज यंत्रों का युग है। उस समय लोग काफी प्रगतिशील थे। मंत्रों के द्वारा वे सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोकलोकांतर की यात्रा करने में सक्षम थे और असीम ज्ञान को करते थे प्राप्त। लेकिन ऐसा कौन सा क्षण आया कि उस अदृश्य जगत से मानव का संपर्क भंग हो गया? ज्ञात और अज्ञात रूप से सपनों के माध्यम से आज भी मानव कभी कभी उस जगत का आभास कर लेता है और हो जाता है उपलब्ध।
पराभौतिक अस्तित्व का प्रमाण वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अति सूक्ष्म कण की खोज की है जिसमें घनत्व, भार, विस्फुटन, चुंबकीय क्षेत्र आदि भौतिक लक्षण नहीं मिलते। वैज्ञानिकों ने इस कण का नाम न्यूट्रिनो बतलाया है। ये अरबों, खरबों की संख्या में मानव शरीर के भीतर अबाध गति से चलते हैं और बाह्य प्रकाश की गति से सर्वज्ञ घूम रहे हैं। अभौतिक होने के कारण भौतिक कण का अवरोध नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि ये भौतिक कण इन्हें रोक नहीं पाते। अगर संयोगवश इनका आपस में टकराव भी हो जाता है, लेकिन ऐसे टकराव को वैज्ञानिक देख नहीं पाते। इसी आधार पर विख्यात गणित शास्त्री एड्रिया ड्राप्स एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें न्यूट्रिनो के समान साइट्रिनो नामक कण की परिकल्पना की गई है। ये मस्तिष्क के ही न्यूरॉन कणों के साथ जुड़कर पराचेतना का निर्माण प्रशस्त करते हैं। भौतिक शास्त्री मार्टिन रूडरकर ने यहाँ तक कहा कि मानव की नाड़ी व्यवस्था पर न्यूट्रिनो का व्यापक प्रभाव है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक्सेल फरसोव का दावा है कि अतीन्द्रिय संवेदना कि न्यूट्रिनो की भांति व्यापक मानसिक चेतना में संपन्न माइंडोन नामक कणों द्वारा होती है। इन कणों के द्वारा हमारा अवचेतन मन उन ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़कर सर्वज्ञ व्याप्त हो जाता है। स्वप्न के समय जो आभास या ज्ञान प्राप्त होते हैं, उसका यही रहस्य है। सम्मोहन द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए जिससे यह सिद्ध होता है कि मानसिक शक्ति पदार्थ को प्रभावित करते हैं। क्वांटम सिद्धांत ने मन और पदार्थ के अलग अस्तित्व और उनके संबंध को सिद्ध कर दिया है कि ब्रह्मांड के मूल तत्व जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटोन दो इकाई हैं। कुछ दशाओं में वे पदार्थ के ठोस कणों का रूप धारण कर लेती है तथा दूसरी परिस्थितियों में वे प्रति पदार्थ माध्यम के भीतर तरंगों की तरह व्यवहार करती है। ये दोनों दशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, फिर भी उनका अस्तित्व है। हाइसेनबर्ग पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मूल कणों के पदार्थ और प्रतिपदार्थ स्वरूप और मन के प्रतिनिधि हैं। जब हम अंतरिक्ष में वस्तुगत स्तर पर देखते हैं तो वस्तु के साथ साथ समय का अस्तित्व भी लुप्त हो जाता है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि मानसिक अनुभूति, विचार, स्मृतियां आदि का अस्तित्व स्थान, काल और पदार्थ के वस्तुगत ढांचे से बाहर है। फिर वे मानव मस्तिष्क के साथ उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार फोटोन का पदार्थहीन स्पंदन मूलक स्वरूप अपने सूक्ष्म पदार्थ के रूप में चेतना को तो प्रभावित करती है परंतु स्वयं उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन सही तथ्य यह है कि समस्त चेतन पदार्थ जिस चेतना को प्रभावित करते हैं उससे वे भी प्रभावित होते हैं। विज्ञान ने यह स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रॉन की रहस्यमय क्रियाओं को विज्ञान के मस्तिष्क की क्रियाओं के बिना नहीं समझा जा सकता है। दृष्टा के बिना इलेक्ट्रॉन की क्रियाकलाप हो ही नहीं सकती। तभी तो वैज्ञानिक लुडविग ने कहा है कि क्वांटम शास्त्र का दार्शनिक पक्ष तो यह है कि विज्ञान चेतना पर निर्भर करता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बहुत पहले भारत के वेदांत दर्शन ने कहा था कि दृष्टा मन और दृश्य पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। देखी गई वस्तु और देखने वाला मन शाश्वत अस्तित्व के दो पक्ष है। विज्ञान का कहना है कि जिसे हम कण कहते हैं वह वस्तुतः समग्र का अभिन्न अंश है। इस ब्रह्मांड के किसी अंश को ब्रह्मांड से अलग नहीं किया जा सकता है। परामनोविज्ञान भी यही मानता है कि मानव की चेतना बाह्य चेतना से अलग नहीं हो सकती, अतः उसे काल और स्थान के दायरों में बांधा नहीं जा सकता। साथ ही उसकी शक्ति पर भी सीमा नहीं लगाई जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड की मूल शक्ति मानव की चेतना के माध्यम से समग्र रूप में प्रकट हो सकती है। ऊपर दिए गए प्रमाणों और तथ्यों से यह कहा जा सकता है कि आत्मारूपी तत्व शरीर के साथ कभी समाप्त नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा अपने संपूर्ण पूर्वाजित ज्ञान और स्मृतियों के साथ अस्तित्व बनाए रहती है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के पास यही चुनौती है कि वह उस अपार आत्म तत्व का अन्वेषण कर मानव को उसकी अनंत शक्तियों का स्वामी बनाए।
यह तो वैज्ञानिकों की बात है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्राक्काल में हमारे देश के योगियों ने जिन सत्य को अपने समाधि में ज्ञात किया और उस रहस्य को आत्मसात किया, आज के वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के द्वारा उन तथ्यों और सिद्धांतों को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। योगियों ने जिस आंतर चेतना के सूक्ष्म रूप और उसकी शक्ति को जाना, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया उस शक्ति का आकलन ज्यादा भिन्न नहीं है। जहाँ तक योग और तंत्र का प्रश्न है, उसके अनुसार समाधि की उच्च अवस्था में आंतर मन द्वारा उस अदृश्य जगत में निवास करने वाले लोगों से संपर्क साधा जा सकता है। उच्च कोटि के साधक प्राण शक्ति द्वारा भौतिक जगत में दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हजारों मील स्थित किसी भी व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर उसकी गतिमति एवं उसके विचारों को ज्ञात कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने विचारों को संप्रेषण भी कराते हैं। लेकिन योग के उच्चतम अवस्था की ओर अग्रसर होते ही यह पता चलता है कि जीवन का यज्ञरूपी जीवन ऋतु, सत और तम इन तीन तत्वों पर चलता है। तब हम जीवन को जड़ और चेतन इन दोनों में फैला देखते हैं। सत चेतन है और तम जड़ है। इन दोनों की सीमाओं पर रजोगुण का साम्राज्य है, जिसके शिथिल होने पर प्रकृति क्रमशः जीवाणु, शक्ति और विचार में लीन होकर शांत होती है, यानी निष्क्रिय होती है। अतः स्वप्न के दृश्यों के समय यह विलीन होने के समान है। सारा दृश्य जगत और अदृश्य जगत सूक्ष्म रश्मियों से बना है और इस रश्मि जाल में सारे तत्व सिमटे हुए हैं। प्राचीन रहस्य विद्या की सर्वाधिक आश्चर्यजनक देन यह है कि मानव शरीर 3D डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ ट्यून के समानुपातिक विप्रत्यय से आकर ग्रहण करता है। इस रहस्य को भलीभांति समझकर आचरण में लेने की स्थिति प्राप्त होने पर मानव अपने शरीर को किसी भी स्थान पर किसी भी दूरी और परिमाण में प्रकट और पुनर्विलय कर सकता है। ऐसे प्रमाणों से भारतीय योगी समाज भरा पड़ा है। अगर विज्ञान इस सिद्धांत को लेकर चलता है तो प्राचीन योग विद्या का रहस्यात्मक पहलू पर विचार करना होगा। दीर्घकालीन ध्यान द्वारा स्वदेह की रक्षा हेतु ब्रह्मांड के उन रश्मियों का सहयोग या उपयोग किया जा सकता है। तब उस अभौतिक जगत में जाने के लिए संयत विचार करेगा, वही ब्रह्मांडीय रश्मियों द्वारा कंडेंस संयुक्त होकर सूक्ष्म आकार ग्रहण कर सकेगा और उसे मालूम होगा कि उसका सूक्ष्म शरीर परमेश्वर का एक अद्भुत आविष्कार है। सूक्ष्म शरीर द्वारा आंतर जगत में प्रवेश का मार्ग खुलता है तो विज्ञान के लिए ब्रह्मांड का अनंत असीम रहस्य उजागर होगा। तब वैज्ञानिकों द्वारा आंतर जगत में प्रवेश कर नए नए ज्ञान को कर सकेंगे प्राप्त। सही मायने में तभी विज्ञान का